बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान गुज़श्ता दिनों जारी रहने वाली शदीद कशीदगी के बाद अब सफारती सतह पर जंग बंदी की जानिब जो है वो पेशरफ्त हुई है। DG जो है वो एमओज के माबैन राब्ते में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर जारी रखते हुए जो है वो पर इत्तेफाक जो है वो किया गया है, जिसे आलमी सतह पर भी सराहा जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ जंग बंदी में मदद देने का दावा किया है बल्कि कश्मीर पर सालसी की पेशकश भी दोहराई है, जिसका पाकिस्तान ने खैर मकदम किया है, जबकि भारत खामोश है। नए पॉप लियो समेत आलमी बरादरी ने भी सीज फायर का खैर मकदम किया है। इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान ने अपने उसूली मौक़िफ़ को बरकरार रखते हुए मुज़ाकरात के लिए 3 नुकाती एजेंडा भी वाज़ेह कर दिया है। साथ ही हर 10 मई को यौम मौरका हक जो है वो मनाने का ऐलान करते हुए जो है वो हालिया वाक़यात को एक तारीखी संगे मील भी करार दिया है। इसी टॉपिक पे जो है वो बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर गजनफर साहब, जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। उनको वेलकम भी करते हैं और सवाल भी कर लेते हैं। गजनफर साहब, फरमा दीजिएगा, पाक भारत DG एमओज की जंग बंदी पर इत्तेफाक को आप किस नजर से देखते हैं? जी बिल्कुल, ये चूंकि आपने जो हम बयान किया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक फिजाई जंग हुई है, जिसमें भारत ने इनिशिएट की थी और उसने इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्रॉस किया था और लाइन ऑफ कंट्रोल भी क्रॉस की थी। दोनों जगह से आकर उन्होंने पाकिस्तान में हमला किया था और पाकिस्तान ने उसके इंटरनेशनल बॉर्डर के क्रॉस भी और लाइन ऑफ कंट्रोल के क्रॉस भी रिस्पॉन्ड किया और उन तमाम जगहों को टारगेट किया जो भारत ने पाकिस्तान में हमला करने की इस्तेमाल की थी, या उसके सपोर्ट बेसिस से या इंटेलिजेंस के जरिए दहशतगर्दी के मराकज़। अब उसके बाद भारत ने फिर अमेरिका को अप्रोच किया और कहा कि हमने जंगबंदी करा दे। तो उसमें फिर ये इत्तफाक हुआ कि DG लेवल पर टॉक होगी और किसी बातचीत होगी, हॉटलाइन पर रब्ता होगा और उसके बाद किसी न्यूट्रल जगह पर बातचीत होगी। तो DGMOs के दरमियान तो एक हॉटलाइन एग्जिस्ट करती है जो अमूमन चलती रहती है और बेताशा दफा ऐसा हुआ है कि भारत ने इस माहदे को तोड़ा है, सीज फायर के माहदे को। और मुझे याद है कि जब सीज फायर का माहदा हो भी जाता है, उसके बावजूद जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो स्क्रिमिशेस हैं, जो ये लड़ाइयाँ हैं, ये जो फायरिंग खास तौर पे पोस्ट के ऊपर पोस्ट से फायरिंग जारी रहती है और उसमें अमूमन इंडिया जो है वो पहल करता है। पाकिस्तान को फिर रिस्पॉन्ड करना पड़ता है क्योंकि हम बिला वजह फायरिंग का कोई लॉजिक नहीं समझते कि आप वैसे ही बिला वजह किसी पोस्ट को फायर करना शुरू कर दें जिसका कोई रिजल्ट निकलता है, ना कोई यूटिलिटी होती है। कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे तमाम बंकर बने हुए हैं, तमाम दोनों पोस्टें एक बंकर में और डिफेंडेड बंकर में बैठी। तो लेकिन अब भारत इस पॉलिसी को फॉलो करता है, तो उस तनाजुर में ये जो है मायदा अगर हुआ है तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि मायदा जो कायम रहेगा और दोनों खासतौर पे भारत जो है वो इस चीज को सामने रखेगा कि जी किस वजह से मायदा हुआ है और क्या उसका बैकग्राउंड था, क्योंकि जंग तो किसी मसाइल का हल नहीं है। अच्छा गजनफर साहब, ये फरमा दीजिएगा, क्या जंग बंदी पायदार साबित हो सकती है या ये वक्ती रिलीफ है? ये पाकिस्तान की तरफ से तो पायदारी हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने आप सर्च किया, पाकिस्तान कभी पहल नहीं करता, इसलिए कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहे हैं, हमारी यूनिट्स लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय रही है। प्रैक्टिकल तजर्बा है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान कभी फायर इनिशिएट नहीं किया, इसलिए कि कोई लॉजिक नहीं समझ आता, कोई वजह नहीं होती कि जी आप खामखा अपना एमुनिशन जो है वो भी जाया करें और उसका रिजल्ट भी कोई ना निकले। हाँ, अगर आपने एमुनिशन जाया करना है या एमुनिशन फायर तो फिर इस तरह होना चाहिए जिस तरह अभी हुआ है कि यू हैव टू शूट टू किल, कि आपने जहाज मारना है, जहाज मार दिए, 5 जहाज मार दिए, राफेल मार दिया। जो तो ये भारत खिलाफ वर्जी करता क्यों है? क्या वजूहात हो सकती हैं इसकी गजनफर साहब? बस वो आई डोंट नो, उनकी साइकिक है। वो जो मखबूतुल हवास लोग होते हैं ना, जो रिलीजियस फैनेटिज्म होता है, जो मजहबी तौर पे इख्तरा का शिकार होते हैं। भारत की लीडरशिप मजहबी इख्तरा का शिकार है, खासतौर पे नरेंद्र मोदी जैसे दहशतगर्द के आने के बाद, जिसके बाप का भी पता नहीं कि कौन था, जिसका हिटलर के बाप का नहीं पता था, इसके आने के बाद तो इन तमाम चीजों में बहुत इजाफा हो गया। क्यों हुआ है? जस्ट टू क्रिएट दी हेजेमनी। तो हम हेजेमनी तो फिर नहीं बरकरार रहने देते हैं भाई, हम हाई हैंडेडनेस तो नहीं बरकरार रहने देते, हम फिर उससे ज्यादा जवाब देते हैं जो जवाब आप जो सवाल वो कर रहे होते हैं।
अच्छा गदर साहब, तो इसलिए एक बड़ी डेवलपमेंट आई है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले तो सीज फायर का कहा कि सीज फायर जो है वो हो जाने चाहिए, और दोनों ममालिक को जो है वो तंबी भी की कि जंग जो है वो फौरी तौर पे रोक दी जाए, और उसके बाद फिर कश्मीर पे सालसी का किरदार अदा करने का भी मशवरा दिया है। तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? मैं तो उसको पॉजिटिवली ही देखूंगा ना। एज ए पाकिस्तानी, अगर कश्मीर का एक मसला जितने अच्छे से पेंडिंग है, और जो बुनियादी तौर पर जब तक साउथ ईस्ट एशिया में अमन आ ही नहीं सकता जब तक कश्मीर का मसला डिसाइड नहीं होता, और भारत के जो गैर कानूनी इकदाम हैं जो 375 और 35A के तहत उन्होंने किए, और जो कश्मीर के अंदर जो 7 लाख 8 लाख फौज रखी हुई है, और जो 14 के करीब एंटी ह्यूमन लॉज उस पर इम्पोज किए हुए हैं कश्मीर के अंदर, तो उसका हल तो तलाश करना है ना। कश्मीरी पब्लिक को कब तक मारा जा सकता है जिस तरह वो उनके ऊपर जुल्म डाल रहे हैं, और जिस तरह वो दहशतगर्दी की वारदातें कर रहे हैं। पुलवामा में उन्होंने अपनी ही वारदात करके अपने ही 53 फौजी मारे। अपना पुलवामा के बाद उन्होंने पठानकोट में अपने एयरफोर्स के बंदे मरवाए। उसके बाद आपने देखा जम्मू में अपने बंदे मरवाए। यानी ये जो राजौरी का सेंटर जो पाकिस्तान ने तबाह किया है, इसके अंदर वो उस कल्प्रेट्स को और उन क्रिमिनल्स को ट्रेन करते थे जिनको वो खुद दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते थे। पहलगाम जैसे वाक़े में, पुलवामा जैसे वाक़े में, ताज होटल जैसे वाक़े में, पठानकोट जैसे वाक़े में, उन्होंने ये तमाम चीज़ें उनकी इंटेलिजेंस ने करवाई। और मैं नहीं कह रहा, मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ। एक किताब है बियॉन्ड अपना इंडिया, एक किताब थी बिट्रेयल ऑफ इंडिया, जो एक यहूदी जर्नलिस्ट है उन्होंने लिखी थी, और उसके अंदर उन्होंने प्रूव किया था विद एविडेंस, विद डॉक्यूमेंट्स, विद कॉल कि जी ये जो ताज होटल का जो किलिंग है ये भारत की रॉ और मुसैद ने मिलकर की है, क्योंकि उसके अंदर रॉ इन्वॉल्व थी। और उसके बाद उन्होंने देखा, उन्होंने क्या किया, अपने ही एंटी टेररिस्ट इदारे का जो सरबराह था वो करकारे, उसको गोली मार दी। उसकी फैमिली ने इनके रिप्रेजेंटेटिव, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव को मिलने से इनकार कर दिया, सेइंग दैट कि आपकी फौज ने मेरे हस्बैंड को गोली मारी। ये इस किस्म की कल्प्रेट हैं, इस किस्म के मुजरिम हैं, ये इंटरनेशनल मुजरिम है। इनके खिलाफ वॉर क्राइम से मुकदमा चलना चाहिए। ये बड़ा जलील कमीना इंसान दुनिया में पैदा नहीं हुआ होगा। इससे पूरे खित्ते को और बाहर चले, हमारी बात तो छोड़े, हमने तो सुन दिया, उनको जो कुछ ठोकना था वो ठोक दिया, लेकिन वो अपने अवाम के ऊपर जो जुल्म ढाल रहा है उसमें भारत के अंदर जो बेचैनी है। अच्छा गद्दाफर साहब, ये फरमा दें कि पाकिस्तान जो है वो, क्योंकि पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया अभी जो हालिया दिनों में एक कशीदगी थी, और भारत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमने जो है वो पाकिस्तान को भरपूर जवाब दिया, मगर पाकिस्तान ने जैसा कहा था आर्मी चीफ साहब ने और DG ISPR साहब ने कि शुरू उन्होंने किया है, ख़त्म हम करेंगे, और वाकई जो है वो ख़त्म हमने किया, और उनके जो है वो उनकी जो तोपें हैं उसको खामोश करवा दिया, मुकम्मल तौर पे सीज फायर हो गया। मगर उनकी तरफ से एक बयान सामने आया है BGP की जानिब से कि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्टिल जारी है। आप क्या समझते हैं कि मजीद कोई शरारत कर सकता है भारत? हाँ, फिर आप वो सिंदूर जारी रखेंगे तो यहाँ से ऑपरेशन सुहागरात जारी रहेगा, तो यही होगा ना। और वो पहले भी हुआ। इस जुमले को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, तो फिर दोबारा से मिसाइल लॉन्च करके जो है वो मुख्तलिफ पाकिस्तान की जो जगहें हैं उसको निशाना बना सकता है? ये मैंने आपसे अर्ज किया ना कि अगर वो ऑपरेशन सिंदूर जारी रखेंगे तो यहाँ से ऑपरेशन सुहागरात जारी रहेगा, और वो लास्ट टाइम भी जारी रहा है, और उसके अंदर फिर जो मिसाइल मारे गए हैं उससे डबल मिसाइल मारे जाएंगे। तो ये रुकता तो नहीं ना इस तरह। मैंने आपको बताया, हम हाई हैंडेडनेस, किसी किस्म की अपना बाल्किंग, किसी किस्म की बकवास, किसी किस्म की बार्किंग बर्दाश्त नहीं कर सकती। वी विल हिट एंड वी विल हिट वेरी बैडली। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने पहले, अभी तो कुछ रेस्ट्रेन आ गया है ना कि चीजें रुक गई हैं। अगली दफा जो है वो नरेंद्र मोदी के जो जहाँ वो रहता है ना उधर उसको ठोकेंगे, फिर उसको पता चलेगा। आपको पता है हमारे ड्रोन जो है उसके घर के ऊपर, PM हाउस के ऊपर फ्लाई कर रहे थे। अगर उस बेशरम को अभी भी अकल नहीं आई, अगर उस बेगैरत को अभी भी अकल नहीं आई और अपने अवाम को मरवाना चाहता है, तो फिर ठीक है, मार देंगे, जितने कहेंगे उतने मार देंगे। और गद्दाफर साहब, क्या समझ रहे कि ये जो मामलात हैं ये अभी मसला कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें तो मसला कश्मीर सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है? आपकी क्या प्रेडिक्शन है?
जो अमेरिका ने सालसी का किरदार अदा करने की भाई मसला पेशकश की कश्मीर है? इतनी जल्दी हल नहीं होगा। नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाए, डिस्कशन में आ जाए, तो यही एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। उसके बाद इसके ऊपर क्या रिजल्ट निकलता है, क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस बनती हैं, वो उसके सेकंड फेज में देखा जाएगा। जंग बंदी के मायदे से कोई मसला कश्मीर तो डिसाइड नहीं हो जाएगा ना। अब देखते हैं जो सालसी की पेशकश हुई है उसके अंदर सालसी किस तरह की जाती है, न्यूट्रल वेन्यू पे की जाती है, किस मुल्क को इन्वॉल्व किया जाता है, उसके बाद कोई चीज आपको होती नजर आएगी। सर न्यूट्रल वेन्यू पे ही जो है वो मुज़ाकरात की पेशकश की गई है कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पे दोनों ममालिक के सरबराहान को बुलाया जाएगा, मुलाकात की जाएगी और उनको समझाया जाएगा किस तरीके से इसका हल एक्चुअल किस तरीके से निकल सकता है, क्योंकि आप भी जो है वो फौज से रिटायर है सर, आप बेहतर बता सकते हैं कि इसका हल क्या है, किस तरीके से इसका हल निकल सकता है। अवामी रेफरेंडम से हल निकल सकता है या क्या तरीक़ेकार है जिससे जो है वो ईजीली बगैर किसी का खून बहाए मसला कश्मीर हल हो जाए? इसका हल जो है यूएनओ की जो करारदादे हैं उसके तहत ही निकाला जाएगा, वेबसाइट के जरिए, या अगर थर्ड पार्टी मेडिएशन होती है तो उसमें आपको कश्मीर की लीडरशिप को और कश्मीर के लोगों को शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। अभी जब मुज़ाकरात चलेंगे या आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि उनकी डेवलपमेंट किस तरह होती है, फिर उसके ऊपर बात हो सकती है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमारे साथ एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, मुनव्वर हुसैन साहब, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट हैं। उनको वेलकम करते हैं और सवाल इसी से जोड़ लेते हैं, क्योंकि अमेरिका ने कश्मीर पे सालसी का किरदार की जो है वो पेशकश की है और एक नया इनिशिएटिव और एक बेहतरीन इनिशिएटिव की तरफ जाते हुए जो है वो दोनों ममालिक नज़र आ रहे हैं। एक पहल हुई है, अमेरिका ने पहल करी है, डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कहा है कि मैं इस पे सालसी का किरदार अदा कर सकता हूं। क्या समझते हैं मुनव्वर साहब कि ये इनिशिएट है, पहली सीढ़ी है मसला कश्मीर हल की तरफ जाने के लिए? जी बहुत शुक्रिया पहले तो प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। देखें, अमेरिका का एक तारीखी किरदार है। अमेरिका का हमेशा उन्होंने इंटरवीन किया है जब भी क्राइसिस सिचुएशन हुई है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, चाहे वो पुलवामा का मसला हो या उससे पहले आपको याद होगा इसका कारगिल का इशू और फिर 2002 में आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टेक्ट जो था, इन सब के अंदर अमेरिकन का एक बड़ा कलीदी किरदार था और यही वजह है कि हम न्यूक्लियर वॉर के किनारे पे जाते जाते फिर ये क्राइसिस मैनेज हो जाता है। दूसरा ये कि कश्मीर के हवाले से जहां तक मामला है कि इस वक्त पाकिस्तान की फतह है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ट्वीट के अंदर ये बात कही है कि जो देरीना मसला है वो कश्मीर का है। और फिर अमेरिका के जो नोन स्कॉलर हैं जॉन मीरशा अहमद, जो न्यू रियलिस्ट काउंट होते हैं, 21st सेंचुरी के स्ट्रक्चरल या नियो रियलिज्म के बानियों में से आते हैं और जिन्होंने ऑफेंसिव रियलिज्म की थ्योरी दी है, उन्होंने भी पिछले दिनों कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में वायलेंस का रिकरेंट पैटर्न है और ये जब तक रहेगा जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता। और यही वजह है कि जो पाकिस्तान का बयानिया था काफी अरसे से कि अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस के मुताबिक इस मसले का हल होना चाहिए और जो कश्मीरी लोग चाहते हैं, जो विल ऑफ द पीपल है, जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, जो कि कलीदी प्रिंसिपल है यूनाइटेड नेशन के चार्टर का और अमेरिकन आइडियलिज्म का और लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का, उसको इम्प्लीमेंट करें। फिर जो कश्मीरी लोग डिसाइड करते हैं फिर उसके साथ पाकिस्तान को भी खड़ा होना चाहिए और भारत को भी खड़ा होना चाहिए। तो ये हमारा मौक़िफ़ है और इस मौक़िफ़ की फतह हुई है इंशाअल्लाह। अच्छा मुनव्वर साहब, ये भी फरमा दीजिएगा कि एक इनिशिएट किया गया है, इतने साल हो गए, पाकिस्तान एक साथ ही, क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक साथ ही जो है वो आज़ाद हुए थे 1947 में, तो आप क्या समझते हैं कि मसला कश्मीर जब से जो है वो हल होने का नाम नहीं ले रहा, अब क्या पॉजिटिव साइंस नज़र आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक बड़ी बात की है कि इनिशिएट किया जाएगा इस मामले को, मसला कश्मीर को, तो आपको हल होता हुआ नजर आ रहा है? और किस तरीके से ये चीजें हल हो सकती हैं? अवामी रेफरेंडम से, यूएनओ से, किस तरीके से चीजें जो है वो हल होंगी? देखें, ये तो हल होंगी जो इसका जो यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशंस 3 से ज्याद आई हुई हैं उसके मुताबिक ही हल होगा, जो कि फैसला हुआ है। बिकॉज जो बड़ी ताकतें हैं उनके ज़हीन जो अफराद थे, जो कि रियासत के एक मोतबर और जिम्मेदार अफराद थे, ये उनका फैसला है, लिहाजा उसी के मुताबिक ये हल होगा। न ये बायलैटरल इशू है जो कि इंडिया जिस तरह से बातें बनाता है, अब ये मल्टीलैटरल फोरम के ऊपर आ चुका था, उसी ने फैसला किया है। लिहाजा
उसी के जरिए से ही मसला हल होगा। हाँ, बायलैटरल लेवल पे बातचीत चलती रहेगी, माजी में भी चलती रही है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इसमें जो अमेरिका का किरदार है डेफिनेटली वो कलीदी रहेगा। गो कि अमेरिका इस वक्त सिर्फ पावर नहीं है इंटरनेशनल सिस्टम में, बाकी भी पावर्स हैं, लेकिन अमेरिका का इन्फ्लुएंस मौजूद है। और अभी की जो जंग बंदी और सीज फायर है उसमें भी अमेरिका का किरदार खुल के सामने आ गया है, क्योंकि अमेरिका का लिवरेज भारत के ऊपर भी है और पाकिस्तान से तो हमारे साथ तो उनके तारीखी ताल्लुकात रहे हैं। और फिर इसमें ये कि भारत के साथ उनकी तकरीबन बड़ी ट्रेड है, 90+ बिलियन डॉलर्स की ट्रेड है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने व्हाइट हाउस पैगाम में कहा है कि मैं तजारत करना चाहता हूं अगर जंग बंदी होती और मसाइल हल होंगे, यानी अगर जो मुल्क भी जंग बंदी पे कार फरमा नहीं रहेगा, जो भी इन मसाइल को हल करने में रुकावट बनेगा, उसकी तरफ एक किस्म का इशारा है कि फिर ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होगा। अब आप आ जाते हैं माजी की, आपने बात पूछी कि इतने अरसे से मसला हल क्यों नहीं हुआ। इस मसले का हल न होना बुनियादी तौर पे बैनुल अक़वामी इदारा यानी अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी थी, वो भी नाकाम नजर आया। जो ग्लोबल ऑर्डर था लिबरल, उसके अंदर वो भी नाकाम नजर आता है। और फिर सबसे ज्यादा ये कि भारत की हटदर्मी और चौथे नंबर पे इंटरनेशनल सोसाइटी की इस मामले के ऊपर सेंसिटिव न होना, क्योंकि अब ये इरप्ट हुआ है मसला। और ये जो रिसेंटली जो पहलगाम के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान में एक कशीदगी आई है और जिसमें पाकिस्तान ने भारत के नाक को ब्लीड कर दिया है, इसके बाद दुनिया को समझ आ गई है कि ये कश्मीर के मसले के बगैर अगर ये हल नहीं होता तो ऐन मुमकिन है कि न्यूक्लियर वॉर हो। इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी न्यूक्लियर वॉर अफोर्ड नहीं कर सकती, पहली बात। दूसरी बात यह कि इसमें इंडिया का जो हालिया एपिसोड हुआ है उससे यह भी वाज़ेह हुआ है कि इंडिया के अंदर जो हवा भरी हुई थी या उसका जो एक तासुर कायम था, वो तासुर टूट गया है। इंडिया रेजिस्ट नहीं कर सकता, मुकाबला नहीं कर सकता। तीसरा यह कि पाकिस्तान कमजोर मुल्क था, पाकिस्तान कमजोर मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क के तौर पे उभरा है। और मैं तो काफी अरसे से कह रहा था कि पाकिस्तान एक मिडिल रेंज पावर है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। और फिर इसमें चाइना जो है उनका मौक़िफ़ भी बड़ा क्लियर है, और चाइना ने जिस तरह पाकिस्तान का साथ दिया उन्हें सलाम। और मैं तो कहता हूं, वो अंग्रेजी में कहते हैं, जो साथ दिया पाकिस्तान का चाइना के साथ साथ टर्की ने, उसको भी जो है वो काबिल तारीफ और काबिल सताइश है कि वो पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहा। जी, तुर्किया है, आज़रबाईजान है, ईरान को भी मैं कहूंगा, उन्होंने भी हमें सपोर्ट दी और बाद में फिर सऊदी अरब की जो डिप्लोमेसी है उसमें काम आई। लेकिन मैं ये जुमला कहूंगा कि अ फ्रेंड इंडीड इज अ फ्रेंड इंडीड। सर, जो मुसीबत एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ ही आप रहिएगा। बात कर रहे थे पाक भारत कशीदगी जो हालिया दिनों में रही, जिससे इकोनॉमी दोनों ममालिक की जो मुतासिर भी रही, मगर अब ग्रेजुअली चीज़ें पाकिस्तान में मज़ीद बेहतरी आ रही है और एक्सपेक्टेशन यही है कि मज़ीद बेहतरी आएगी। और कश्मीर के हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमरीकी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सालसी की पेशकश की है, जो कि एक अहम जो है वो स्टेज है और मसला कश्मीर के हल के लिए। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो दोबारा करते हैं। ब्रेक।